हे व्हाट्सअप। आज की इस मूवी में हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की। उसके बाद हम अगली मूवी स्टार्ट करेंगे कैप्टन मार्वल, क्योंकि हम MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करें। कहानी शुरू होती है टॉन्सबर्ग, नॉर्वे, मार्च 1942 से। हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मेन विलन जॉन श्मिट, जो एक पुराने मंदिर में ओडिन के टेसरेक्ट की तलाश में आया था। ये उन 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक था जो हम आगे की मूवी में देखने वाले हैं। श्मिट वहाँ के पुजारी से उस टेसरेक्ट के बारे में पूछता है, पर वो पुजारी उसे कुछ नहीं बताता। श्मिट अपने तेज दिमाग से उस टेसरेक्ट को पा लेता है। पुजारी उसे बताता है ये टेसरेक्ट आम इंसानों के लिए नहीं है, इसकी ताकत को तुम काबू नहीं कर सकते। पर श्मिट उसे जान से मार के वहाँ से चला जाता है। कहानी 1 साल आगे जाती है। हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो स्टीव रॉजर, जो आर्मी में भर्ती होने की कई बार कोशिश कर चुका है, पर वो दमे की बीमारी के कारण इस बार भी टेस्ट में फेल हो जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त बकी से मिलता है। बकी स्टीव से काफी ताकतवर था। बकी स्टीव को बताता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है और वो अगली सुबह मिशन के लिए इंग्लैंड जा रहा है। बकी आज की रात अपने खास दोस्त यानी स्टीव के साथ गुजारना चाहता था, तो वो स्टीव को फ्यूचर ऑफ टुमारो यानी भविष्य के मेले में चलने को कहता है। उस रात वो दोनों उस मेले में जाते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क एके आयरन मैन के पिता हावर्ड स्टार्क, जहाँ वो वहाँ के सभी लोगों को अपनी कंपनी की फ्यूचर कार का प्रदर्शन दिखाते हैं। उस मेले में भी आर्मी की भर्ती हो रही थी। स्टीव एक बार फिर टेस्ट देने को सोचता है, पर बकी उसे मना करता है और कहता है अगर तुम पकड़े गए तो सीधा जेल जाओगे। पर स्टीव उसकी बात नहीं सुनता और वो बकी को समझा के मना लेता है और बकी स्टीव को गले लगाकर वहाँ से चले जाता है। वहाँ एक डॉक्टर जिनका नाम अब्राहम एर्स्किन था, वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। उसके बाद जब स्टीव टेस्ट देने के लिए केबिन में जाता है तो डॉक्टर अब्राहम वहाँ के डॉक्टर को बाहर बुला के खुद उस केबिन में स्टीव से बात करने आते हैं और वो स्टीव से बताते हैं कि वो आर्मी के स्पेशल साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। डॉक्टर स्टीव से पूछते हैं क्या तुम नाजीज को मारना चाहते हो। स्टीव इसे एक टेस्ट समझकर ईमानदारी से जवाब देता है। स्टीव कहता है मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मुझे हिंसा पसंद नहीं। तो डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन उसकी बहादुरी और ईमानदारी को देखकर उसे पास कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर आर्निम जोला, जो श्मिट के लिए काम करता है और वो उस चमत्कारी टेसरेक्ट की ऊर्जा अपने हथियार में डाल के उस हथियार को और भी खतरनाक बना रहा होता है। वो अपने काम में कामयाब हो जाता है और कहता है जितनी ऊर्जा हमने स्टोर की है उससे 10 जंगी जहाज चल सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है इस कहानी की मेन लीड एक्ट्रेस एजेंट पेगी कार्टर, जो कि वहाँ आए स्टीव और बाकी लोगों को ट्रेनिंग देने आई थी। वहाँ एक शख्स पेगी को छेड़ने की कोशिश करता है, पर पेगी उसे अच्छा सबक सिखाती है। उतने में ही वहाँ कर्नल फिलिप्स आते हैं, जो वहाँ के लोगों को बताते हैं कि वो किसी एक को ही चुनेंगे इस सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट के लिए। स्टीव हर प्रतियोगिता में नाकामयाब हो रहा था, पर एक प्रतियोगिता में वो जीत जाता है, जिसमें कि उसे एक झंडे को नीचे लाना था। पिछले 17 सालों में कोई उस झंडे को नीचे नहीं ला पाया था। वहाँ के सारे लोग अपनी कोशिश करने लगते हैं और वो नाकामयाब होते हैं। स्टीव अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके झंडा नीचे उतार लेता है और स्टीव एजेंट पेगी कार्टर के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं कर्नल फिलिप्स और डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन, जो कि स्टीव के बारे में बात कर रहे होते हैं। कर्नल फिलिप्स को स्टीव पर भरोसा नहीं था, क्योंकि स्टीव शरीर में काफ़ी कमज़ोर दिखता था। वो स्टीव के शरीर की वजह से उसे कमज़ोर समझते हैं। तो कर्नल फिलिप्स स्टीव की बहादुरी देखने के लिए वहाँ एक नकली ग्रेनेड फेंकते हैं। वहाँ के सभी जवान उस ग्रेनेड से डर के इधर उधर भागते हैं, पर हमारा हीरो स्टीव रॉजर उस ग्रेनेड के ऊपर लेट जाता है और वहाँ के सभी लोगों को दूर हटने को कहता है। फिर स्टीव को पता लगता है कि ये भी एक टेस्ट था और वो इस टेस्ट में भी पास हो जाता है। शाम होते ही डॉक्टर अब्राहम स्टीव से मिलने जाते हैं, क्योंकि अगले दिन स्टीव के ऊपर सुपर सोल्जर का प्रयोग होने वाला था। स्टीव डॉक्टर से पूछता है उन्होंने उसे ही क्यों चुना। तो डॉक्टर उसे बताते हैं जब नाजीज पर जुल्म हो रहा था तो हिटलर ने आवाज़ उठाई और उसने मेरे और मेरे काम के बारे में सुना।
तो हिटलर ने मुझे ढूंढ निकाला और कहा कि तुम हमें ताकतवर बनाओगे, पर डॉक्टर अब्राहम को जंग नहीं चाहिए थी। यहाँ डॉक्टर से हमें पता चलता है कि जॉन श्मिट, जो इस कहानी का मेन विलन है, वो हिटलर के खास आदमी में से एक है और श्मिट हाइड्रा नाम की एक रिसर्च विभाग चलाता है। और जब श्मिट को डॉक्टर अब्राहम के सुपर सोल्जर फार्मूले के बारे में पता लगा तो श्मिट ने डॉक्टर से वो सीरम बनवा के खुद में इंजेक्ट कर लिया और वो ताकतवर बन गया। और वो सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं था तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हुए। डॉक्टर स्टीव को बताते हैं कि सीरम अच्छे को बेहतर और बुरे को बदतर बनाता है। स्टीव अच्छा था, इसीलिए डॉक्टर ने स्टीव को चुना। अगले दिन हमें डॉक्टर जोला और श्मिट दिखाए जाते हैं। श्मिट को खबर मिल गई थी कि डॉक्टर अब्राहम अपना सीरम कहां और किस पर प्रयोग करने वाले हैं। श्मिट को वो पूरी तरह से तैयार सीरम चाहिए था, तो श्मिट अपने कुछ खास आदमी को भेजता है वो सीरम लेने और डॉक्टर अब्राहम को मारने के लिए। उधर दूसरी तरफ स्टीव और पेगी ब्रुकलिन के किसी खुफिया लैब में जाते हैं जहां स्टीव के ऊपर वो सुपर सोल्जर सीरम का प्रयोग होना था। और जब स्टीव के ऊपर सुपर सोल्जर का प्रयोग शुरू होता है तो वो सब उसमें कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद श्मिट का एक आदमी जो किसी तरह उस लैब में घुस आया था, वो डॉक्टर अब्राहम को मार के और उस सीरम की आखिरी ट्यूब चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। स्टीव उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है। जो स्टीव दौड़ने में बहुत थक जाता था, वो अब बिना थके बहुत तेज दौड़ रहा था। वो शख्स स्टीव पर फायरिंग करता है, पर स्टीव किसी तरह उस फायरिंग से बचता है और उसे पकड़ लेता है। पर वो शख्स स्टीव को कुछ बताने से पहले ही खुद को जहर से मार लेता है। इस भागदौड़ में सीरम की वो आखिरी ट्यूब भी टूट जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हिटलर के कुछ लोग श्मिट पर गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि श्मिट ने बिना हिटलर से पूछे 1 साल पहले टॉन्सबर्ग पर हमला कर दिया था। श्मिट उन्हें अपने केबिन में ले जाके अपने मंसूबे बताता है। वो लोग श्मिट को पागल समझकर उस पर हंसते हैं, तो श्मिट उन्हें अपने नए हथियार से मार देता है जिसे उसने टेज़रेक्ट की ऊर्जा से बनाया था और अपने हाइड्रा विभाग को हिटलर से अलग करके हिटलर से बगावत शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ स्टीव का ब्लड टेस्ट होता है ताकि उसकी मदद से सुपर सोल्जर सीरम बनाया जा सके, पर बिना डॉक्टर के ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। कर्नल फिलिप्स डॉक्टर अब्राहम की मौत से काफी खफा थे। वो हाइड्रा को खत्म करने के लिए हावर्ड स्टार्क और पेगी कार्टर को अपने साथ लंदन चलने को कहते हैं, पर वो स्टीव को ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें स्टीव पर अब भी भरोसा नहीं था। वहाँ पे मौजूद सेनेटर स्टीव को एक मौका देते हैं जिसमें कि स्टीव को कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम पहन के वॉर बॉन्ड का प्रमोशन करना था जिससे कि अमेरिकन और हथियार खरीद सकें। ऐसे करते करते कुछ वक्त बीत जाता है और स्टीव इटली में अपना प्रदर्शन दिखाने जाता है और वहाँ स्टीव को पेगी कार्टर मिलती है। वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। उन बातों में पेगी स्टीव को बताती है कुछ सिपाही श्मिट को रोकने गए थे, पर श्मिट के लोगों ने या तो उन्हें मार दिया है या बंदी बना लिया। उन दोनों की बातों से स्टीव को अपने दोस्त बकी का ख्याल आता है क्योंकि बकी भी उस मिशन में गया था। तो स्टीव अपने दोस्त बकी और उसके साथी को बचाने के लिए निकल जाता है। इस काम में पेगी और हावर्ड स्टीव का साथ देते हैं। हावर्ड और पेगी स्टीव को हाइड्रा के अड्डे पर छोड़ के वहाँ से वापस आ जाते हैं। स्टीव उस खुफिया अड्डे में जाके वहाँ के लोगों को मार के अपने दोस्त बकी और उसके साथियों को बचा लेता है। जब श्मिट स्टीव को ये करते देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके लोग स्टीव के सामने नहीं टिक सकते। तो श्मिट वहाँ के लगे सभी बम को एक्टिवेट करके वहाँ से भागने लगता है और रास्ते में उसका सामना स्टीव से होता है। श्मिट और स्टीव की छोटी सी हाथापाई से हमें पता लगता है कि श्मिट भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और फिर हमें श्मिट का असली चेहरा दिखाई जाता है जिसे कि लोग रेड स्कल कहते हैं। श्मिट अपने प्लेन में बैठ के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टीव अपने लोगों को बचा के छावनी में वापस ले आता है। इस कारनामे के बाद स्टीव को ऑफिशियल कैप्टन अमेरिका का खिताब मिल जाता है और उसे मिलिट्री में भर्ती कर लिया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के खुफिया ठिकानों के बारे में बता रहे होते हैं क्योंकि जब कैप्टन बकी को बचाने के लिए गए थे तो उन्होंने वहाँ
हाइड्रा का मैप देख लिया था, जिससे कि कैप्टन को हाइड्रा के ठिकानों का पता लग गया था। उसके बाद अगले दिन कैप्टन अपने लिए हावर्ड स्टार्क से नई शील्ड लेने जाते हैं। हावर्ड कैप्टन को कई तरह की शील्ड दिखाते हैं, पर कैप्टन की नजर एक खास शील्ड पर जाती है। वो वाइब्रेनियम से बनी थी। कैप्टन उस शील्ड को चुनते हैं। हावर्ड कैप्टन को बताते हैं वाइब्रेनियम शील्ड वजन में काफी हल्की और काफी मजबूत होती है। कैप्टन उस शील्ड और अपनी टीम को लेके हाइड्रा के कई ठिकानों को तबाह कर देते हैं। श्मिट ये होता देख अपनी टीम पर काफी गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कैप्टन और उनकी टीम श्मिट के खास आदमी डॉक्टर अर्निम जोला को पकड़ने जाते हैं। वो एक रोप के जरिए उस ट्रेन के अंदर जाते हैं, पर डॉक्टर जोला को कैप्टन के आने की खबर मिल गई थी। वो अपने आदमी भेजते हैं कैप्टन और बकी को मारने के लिए। वहाँ काफी ज्यादा गोलीबारी होती है, पर इस बीच बकी उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है। कैप्टन बकी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बकी को बचा नहीं पाते, पर वो डॉक्टर जोला को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। कर्नल फिलिप्स डॉक्टर जोला से श्मिट के प्लान पूछते हैं। जोला उन्हें बताता है कि श्मिट पूरी दुनिया को हाइड्रा का गुलाम बनाना चाहता है। कैप्टन अपने दोस्त बकी के जाने से बहुत ज़्यादा गुस्सा और उदास थे। कैप्टन हाइड्रा और श्मिट को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कैप्टन श्मिट को रोकने के लिए उसके अड्डे पर अकेले ही चले जाते हैं और वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं, पर वो पकड़े जाते हैं क्योंकि वहाँ श्मिट के कई सारे आदमी थे। असल में ये कैप्टन का ही एक प्लान था, जिससे कि श्मिट और उसके लोग थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाएं। और जैसे कैप्टन की टीम वहाँ आती है, कैप्टन की टीम वहाँ आते ही गोलीबारी शुरू कर देती है, पर श्मिट वहाँ से भाग के अपने जंगी जहाज में चला जाता है। अब ये सब होने के बाद उसे न्यूयॉर्क को तबाह करना था। कैप्टन श्मिट का पीछा करके जैसे तैसे उस जहाज के अंदर चले जाते हैं। जब वो श्मिट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों की लड़ाई में टेसरेक्ट जिस केस में था वो केस टूट जाता है और टेसरेक्ट उस केस से बाहर आ जाता है। श्मिट उस टेसरेक्ट को अपने हाथ में पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वो अब देवताओं की शक्तियों को काबू कर सकता है, पर जैसे कि उस पुजारी ने कहा था, ये टेसरेक्ट आम इंसानों के लिए नहीं है। इसकी शक्ति को कोई काबू नहीं कर सकता। श्मिट के टेसरेक्ट हाथ में लेते ही उस टेसरेक्ट से एक पोर्टल ओपन होता है और श्मिट उस पोर्टल के जरिए वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और टेसरेक्ट नीचे समंदर में गिर जाता है। श्मिट ने जाने से पहले उस जहाज को ऑटो पायलट में लगा दिया था। अब वो जहाज खुद ब खुद न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ के उसे तबाह करने जा रहा था। जहाज के डैमेज होने की वजह से उस जहाज को लैंड नहीं किया जा सकता था, पर कैप्टन अपना फर्ज निभाते हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए उस जहाज को बर्फ में क्रैश कर देते हैं, जिससे कि वो जहाज जमने लगता है और उसके अंदर जो भी बॉम्ब थे वो भी डिफ्यूज हो जाते हैं। पर इस हादसे से कैप्टन बच नहीं पाते। कहानी कुछ वक्त आगे जाती है। हमें दिखाया जाता है हावर्ड स्टार्क कैप्टन को ढूंढते हैं, पर कैप्टन को ढूंढते ढूंढते उन्हें टेसरेक्ट मिलता है। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है, पर कैप्टन को कुछ अजीब लगता है, तो वो वहाँ से भागकर बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वो अलग ही टाइम में थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शील्ड के एजेंट निक फ्यूरी आके कैप्टन को समझाते और बताते हैं कि वो 70 साल से बर्फ में जमे हुए थे। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कैप्टन से मिलने वहाँ निक फ्यूरी आते हैं। कैप्टन निक से पूछते हैं आप किसी मिशन के लिए आए हैं, तो निक फ्यूरी उन्हें बताते हैं दुनिया को बचाने के लिए हमें कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत है। ये पोस्ट क्रेडिट सीन सीधा 2012 में आई मूवी दी एवेंजर्स मूवी से कनेक्टेड है। बस यार आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।